अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीट्स। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर हम दो तीन चीज़ें रिकॉल करें तो हमें बीट्स को समझने में आसानी होगी। हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। अगर हम इंटरफेरेंस को डिफाइन करें तो वो हमारे पास था सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, विच आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इसी तरह हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी। अगर स्टैंडिंग वेव्स को डिफाइन करें तो वो हमारे पास थी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having same amplitude, frequency, and which are moving in opposite direction. अब इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास दो वेव्स का सुपरपोजिशन है। इसी तरह बीट्स भी हमारे पास दो वेव्स का सुपरपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दोनों वेव के लिए डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर हम बीट्स को डिफाइन करें तो ये हमारे पास when two waves of similar amplitude but different frequency interfere, there is a resulting wave. ठीक है, वो the resulting wave has a fluctuating amplitude due to area of constructive and destructive interference. तो बीट में दो सिमिलर एम्पलीट्यूड वाली लेकिन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो होगी वो उसका सुपरपोजिशन होगा और रिजल्ट में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आएगा। ठीक है, जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो टाइम के लिहाज से वेरी करेगा। तो सिंपली बीट को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि बीट इज ए पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड और एम्पलीट्यूड ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज। सिमिलर फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज में बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। मीन्स कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी 50 है तो दूसरी की फ्रीक्वेंसी 52 होगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज में बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास ये एक वेव है, दूसरी हमारे पास ये एक वेव है। अब जब ये दोनों कंबाइन होगी तो किसी जगह पे अगर किसी पॉइंट पे अगर दोनों वेव्स इन फेज हो तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर किसी पॉइंट पे दोनों वेव आउट ऑफ फेज हो तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहाँ पे इधर अगर आप देख ले तो यहाँ पे दोनों वेव्स आपस में फेज में हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इससे ज़रा आगे चले तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे दोनों वेव जो है आउट ऑफ फेज हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारे पास मिनिमम होगा। तो मीन्स के बीट्स के अंदर दो वेव जब कंबाइन होगी तो किसी जगह पे इंटरफेरेंस होगा और किसी जगह पे वहां पे इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे अगर हम दो साउंड सोर्सेस कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, जब हम इस एक ट्यूनिंग फोर्क को पेड पे स्ट्राइक करेंगे तो इसके अंदर वेव्स सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से साउंड वेव्स निकलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर ये हमारे पास दूसरी ट्यूनिंग फोर्क है और इसके अंदर भी अगर हम साउंड वेव्स सेटअप कर लें और हम ये एज्यूम कर ले कि इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है, तो ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क हमें बीट का फिनोमेना, हम इस दोनों ट्यूनिंग फोर्क से बीट का फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे चले जाएं कि हमारे पास ये एक वेव है जो कि टाइम के लिहाज से इसकी वेरिएशन है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी वेव है, तो जब ये कंबाइन होगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए हम इसको कंबाइन करेंगे और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ जाएगी।
अब इसको हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स से समझते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स कैसी होगी। अगर हम, चूंकि साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेशन डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं। अगर हम कह लें कि उस मीडियम के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को हम एस कह लें, तो एस हमारे पास फंक्शन होगा एक्स का और टी का। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है और टी टाइम है। तो वेव इक्वेशन जब इसके लिए हम लिखेंगे तो एस एक्स ऑफ टी हमारे पास एस एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एस एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है। तो जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हमें पता है कि वो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन का एक पैटर्न होता है। तो कंप्रेशन वाली रीजन में प्रेशर ज़्यादा होता है और रेयरफेक्शन वाली जगह में प्रेशर कम होता है। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है बल्क मॉडुलस जिसे कहते हैं। तो वो चेंज इन प्रेशर, वो रेशियो है चेंज इन प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से हम डेल्टा पी की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो डेल्टा पी हमारे पास माइनस बी और डेल्टा वी ओवर वी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक एयर का हमने एक लेयर लिया, ठीक है, या मीडियम का हमने एक लेयर लिया जिसकी थिकनेस हमारे पास डेल्टा एक्स है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को यू डिफाइन करेंगे कि थिकनेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अगर जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर चेंज की वजह से। तो हम डेल्टा वी को लिख लेते हैं कि ए इंटू डेल्टा एस, एस यहाँ पे चेंज है। अब इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेयर हमने कंसिडर किया इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है, इस तरह की डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है। तो इस लिमिट के अंडर हम ये डेल्टा एक्स को हम डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ये लिमिट लगा लेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब इस यहाँ पे हम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो जब ये कॉस फंक्शन एक्स के लिहाज से हम जब इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा पी ये आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा पी एम के पी एस एम, इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास प्रेशर एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम प्रेशर है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी एम आ जाएगा और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब हम यहाँ से हम कह लेते हैं कि हम एक्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स कि हम प्रेशर के अंदर वेरिएशन सिर्फ टाइम के लिहाज से देखते हैं। तो एक्स को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिन एक के लिए प्रेशर P1 और ये हमारे पास डेल्टा पी एम साइन ओमेगा 1 की, दूसरे के लिए डेल्टा P2 और डेल्टा पी एम साइन ओमेगा T2। जिस तरह हमने यहाँ पे दो वेव्स ली, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होगी तो इसका कुछ इस तरह पैटर्न आ जाएगा, किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास टाइम के लिहाज से वेरी करेगा। अब हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए हम जब कंबाइन करेंगे तो मैथमेटिकली हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूँ लिखेंगे कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 जो कि हमारे पास डेल्टा P के बराबर है। तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ से इधर पुट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम एक साइन, जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा है,
जो कि हमारे पास 2 sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ओमेगा एम्पलीट्यूड कह लेते हैं, और यहाँ पे जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ओमेगा एवरेज से रिप्लेस कर लेते हैं। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा पी और ए टी साइन ओमेगा एवरेज टी। यहाँ पे ए टी एम्पलीट्यूड है और ए के अंदर मैंने टाइम टी लिखा हुआ है, कि मीन्स कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम डिपेंडेंट है। वो हमारे पास 2 डेल्टा पी एम काज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन ए के अंदर देखें तो काज फंक्शन है, और काज फंक्शन एक साइकिल में काज फंक्शन की 2 दफ़ा वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। जिस तरह काज फंक्शन में 2 दफ़ा +1 या -1 आ सकता है एक साइकिल में। तो हम जो बीट फ्रीक्वेंसी है, जो रिजल्टेंट वेव होगी, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पे बीट का फिनोमेना है, तो उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास ओमेगा बीट इज इक्वल टू 2 ओमेगा ए एम पी आ जाएगा। 2 यहाँ पे इसलिए हमने लिखा क्योंकि काज फंक्शन जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू एक साइकिल में 2 दफ़ा मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, ये +1 या -1 हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 2 इसलिए लिखा। तो ओमेगा बीट हमारे पास ये आया। अब ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ पे हम ओमेगा 1 की वैल्यू 2 पाई f1 लगा लेते हैं, ओमेगा 2 की वैल्यू हम 2 पाई f2 लगा लेते हैं, और ओमेगा बीट की जगह 2 पाई f बीट आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 पाई हम दोनों साइड से कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f बीट इज इक्वल टू f1 माइनस f2। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ये वाली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास इन दोनों इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर होगा। f बीट इज इक्वल टू f1 माइनस f2। तो ये था हमारे पास बीट का फिनोमेना। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ताकि आपको बीट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए। पहला ये है कि व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी यू हियर। तो बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज बीइंग प्लेड। अगर आप दो साउंड सोर्सेज को एक ही टाइम पे प्ले करेंगे तो जो बीट आप सुनेंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज उनके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 446 हर्ट्ज है, तो रिजल्टेंट जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 6 हर्ट्ज आएगा। तो हम जो रिजल्टेंट वेव सुनेंगे या जो बीट सुनेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज होगी। अब दूसरा है कि हाउ मेनी बीट विल बी हियर्ड इन 1 सेकंड। आप 1 सेकंड में कितने बीट सुनेंगे? तो इसका आंसर है कि द नंबर ऑफ बीट्स हियर इन 1 सेकंड इज इक्वल टू द बीट फ्रीक्वेंसी। इतने ही बीट आप 1 सेकंड में सुनेंगे जितना कि बीट की फ्रीक्वेंसी हो। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देख लें कि बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज थी, तो यहाँ पे हम 6 बीट्स 1 सेकंड में सुनेंगे। मीन्स कि 6 दफ़ा हमारे पास साउंड जो होगी, अगर वो दोनों साउंड सोर्सेज हो तो 6 दफ़ा उसकी साउंड हमारे पास 6 दफ़ा लाउड और सॉफ्ट होगा। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बीट विल बी हियर्ड इन 10 सेकंड, कि अगर हम 10 सेकंड के लिए 2 साउंड इंस्ट्रूमेंट को हम बजा दें तो हम कितने बीट्स सुनेंगे। Since we know how
how many beats are produced in 1 second? We can multiply 6 beats per second by 10 second to obtain 6 beats. अगर हमें 10 सेकंड चाहिए तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में हमने कितने बीट सुने? 1 सेकंड में तो हमने 6 बीट सुने। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 बीट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बीट्स पढ़ा। अब अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू कर ले तो हमारे पास बीट जो है वो कम्बिनेशन है या सुपरपोजिशन है दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव की। जब दोनों कंबाइन होगी तो किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो वहां पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगी और वहां पे इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। अब अगर हम साउंड की बात करें, अगर हम दो साउंड सोर्सेस से बीट का फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर ये दोनों साउंड वेव्स हो तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो वहां पे हम लाउड साउंड सुनेंगे और जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम तो वहां पे हम लो इंटेंसिटी वाली साउंड सुनेंगे, मींस की सॉफ्ट साउंड हम सुनेंगे। तो जो लाउड और सॉफ्ट साउंड का जो पैटर्न है, अगर ये हमें सुनने को मिलेगा तो इसको हम कहेंगे बीट्स। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।